हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे सिविक्स के कुछ अगेन प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सभी को इन सारी सीरीज से हेल्पफुल लग रही होगी। आपको ये सारी सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इन सारी सीरीज से मिल रहा होगा। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे लेकर आ रही हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम तक आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाए क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हम आज भी यहाँ पे सिविक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको आपके एग्जाम से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। और कॉमन टेलीग्राम चैनल है हमारा एक लर्निंग टुगेदर, जहाँ पे आपको हमारे जो वीडियोज़ वगैरह है ना अपलोड होती है यूट्यूब पे, उसकी सारी लिंक वगैरह, प्लेलिस्ट के लिंक वगैरह वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जितने भी सवाल आपके सही होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि मैडम इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोलता है? हु रोट 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन? सहभागिता पर 4 पत्र जो है वो किसने लिखे हैं? हॉब्स ने लिखे हैं, लॉक ने लिखे हैं, मॉन्टेस्क्यू की किताब है या फिर रूसो की किताब है। 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन जो है वो किताब का नाम है एक, तो ठीक है। और ये किताब का नाम जो है वो किसका है वो आपको मुझे यहाँ पे कमेंट करके है ना इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन लॉक की ये किताब है, 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आपको 2 सूचियाँ दे रखी है और आपको इसमें मैच करना है। पहली सूची में आपको बताया हुआ है थिंकर्स दिए हुए हैं और दूसरी सूची में आपको यहाँ पे उनके है ना आइडियाज़ दिए हुए हैं। तो पहली सूची में थिंकर है ना, पहली सूची क्या बताई हुई है आपके? जॉन लॉक है, मैकियावेली है, हॉब्स है और रूसो है। और यहाँ पे इस सूची में आपको बताया हुआ है जनरल विल है, अनलिमिटेड सॉवरेनिटी है, लिमिटेड गवर्नमेंट है या फिर न्यू पॉलिटिकल साइंस है यानी कि नव राजनीतिक विज्ञान है। तो आपको मैच करना है कि कौन से थिंकर का कौन सा आइडिया है। यानी कि आपको मैकियावेली, लॉक, हॉब्स, रूसो दिए हुए हैं और सामान्य इच्छा दे रखी है, असीम संप्रभुता दे रखी है, सीमित सरकार है और नव राजनीतिक विज्ञान है यानी कि न्यू पॉलिटिकल साइंस है। आपको मैच करना है यहाँ पे कौन से थिंकर का आइडिया जो है वो किसके साथ में मैच होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो आपका ए है, सामान्य विल जो है वो आपका रूसो के साथ में जाएगा। ठीक है, सामान्य विल जो है वो आपका यहाँ पे किसके साथ में जाएगा? सामान्य विल की बात कौन करता है? सामान्य विल की बात तो रूसो ही करते हैं। और सीमित संप्रभुता यानी कि अनलिमिटेड सॉवरेनिटी जो है उसकी बात कौन करेंगे? ऑप्शन है ना हॉब्स ही करेंगे कि भाई अनलिमिटेड सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो कि सामान्य इच्छा जो है वो रूसो के साथ में है और सीमित संप्रभुता जो है वो आपकी हॉब्स के साथ में है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कौन करता है? आपके जॉन लॉक करते हैं और नव राजनीतिक विज्ञान जो है वो मैकियावेली से संबंधित है। तो आपको आप है ना इसको इस तरीके से मैच कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ डुअल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के है ना, संप्रभुता के जो है ना डुअल सिद्धांत है, संप्रभुता के जो द्वैत सिद्धांत है उसका प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? बेंथम था, ऑस्टिन था, रूसो थे या फिर कार्ल मार्क्स थे? यानी कि डुअल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है आपकी द्वैत सिद्धांत जो है संप्रभुता के वो किसने दिए हैं? बेंथम ने दिए हैं, ऑस्टिन ने दिए हैं, रूसो ने दिए हैं या फिर आपके कार्ल मार्क्स ने दिए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ये किसने कहा है कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, या हॉब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है? ये किसने कहा है कि हु सेड लेवियाथन इज द ग्रेटेस्ट परहैप्स द सोल मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और हॉब्स लेवियाथन इज द मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी? ये कथन जो है वो किसका है? आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। माइकल ऑक्सफोर्ड का है, डनिंग का है, मैक्से का है या फिर आपका बार्कर का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन आपका माइकल ऑक्सफोर्ड का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द थ्योरी दैट हॉब्स रिफ्यूटेड इज रीजन, डिवाइन राइट्स, मोशन या फिर एब्सोल्यूटिज्म? हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया है वो कौन सा सिद्धांत है? विवेक है, आपके दैवीय अधिकार है, गति है या फिर आपका निरंकुशता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर बी, दैवीय सिद्धांत का खंडन जो है वो हॉब्स करते हैं। हॉब्स जो है वो किसको रिफ्यूट करते हैं? डिवाइन राइट्स की थ्योरी को रिफ्यूज करते हैं। बाकी एब्सोल्यूटिज्म के बारे में तो बात करते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैवीय अधिकार के बारे में हॉब्स नहीं बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? यानी कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स जो है इन दोनों की कृति कौन सी है? ओरिजिन ऑफ द स्पाइसीज, एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी या फिर हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये किताब आपके
कार्ल मार्क्स की भी है और एंजल्स यानी कि मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर आपकी जर्मन आइडियोलॉजी जो किताब है उसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन से साल में ये आई थी आप मुझे वो कॉमेंट करके ज़रूर से बताना, और इसमें क्या बताया हुआ है उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर अ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड थ्रू डिफेक्शन एंड मैनिपुलेशन। यानी कि स्वतंत्र भारत, जब हम स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद में ऐसा पहला कौन सा राज्य था आपका, राजस्थान था, आपका पिप्सू था, आंध्र प्रदेश था, या फिर आपका है ना मद्रास था, जहाँ पे जोड़ तोड़ के माध्यम से सरकार जो है वो बनी थी। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, किस राजनीतिक दर्शन ने कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह पिंजरे में है, जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वह उनसे है ना ज्यादा दास है। ये कथन किसका है, प्लेटो, बोर्डिन, रूसो या फिर जॉन लॉक। यानी कि विच पॉलिटिकल फिलोसोफर सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन्स। ये आपको थोड़ा उल्टा दिखेगा, जहाँ पे भी आपको ऐसे उल्टे कथन दिखे ना वो आपका रूसो का है। ठीक है, रूसो जो है वो क्या बात करते हैं, रूसो जो है वो ऑपोजिट चीजों की ही बात करेंगे। पहले तो ये क्या बोल रहे हैं, पहली लाइन में तो कि इंसान जो है वो फ्री है, स्वतंत्र है, और दूसरी लाइन में क्या बोले कि वो ऐसा वो है ना हर जगह पे वो है ना हर जगह पिंजरे में बंधा हुआ है, एवरीवेयर इन द चेन है। तो वो स्वतंत्र है या फिर चेन में बंधा हुआ है, ऑपोजिट बातें हैं ना। तो ऐसी ऑपोजिट चीजें जो है वो आपको रूसो की बातों में ही देखने को मिलेगी। इनको है ना फादर ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हैं इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है रूसो इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने क्या कहा है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन द चेन, दोज हु बिलीव दे आर मास्टर ऑफ अदर्स दे आर मोर स्लेव देन अदर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी है, रूसो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ सफरेज अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी बेस्ड, एज बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड या फिर जेंडर बेस्ड। मताधिकार जो है वो काफी उसका सिद्धांत काफी सारे है ना देशों ने अपनाया है, पर ये किसके आधार पे अपनाया है, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार के ऊपर अपनाया है, आयु आधारित है, ये शिक्षा आधारित है, या फिर ये आपका जेंडर आधारित यानी कि लिंग आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का, ये एज आधारित है, आयु आधारित है। भाई हमने भी तो मताधिकार आयु के आधार पे ही अपनाया है कि जो 18 साल से बड़ा है वो ही वोट कर सकता है। तो हमने भी आयु के आधार पे ही इसको है ना मताधिकार को अपनाया हुआ है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि भाई मताधिकार का जो सिद्धांत है वो अधिकांश देशों ने अपनाया हुआ है, किसके आधार पे, आयु के आधार पे अपनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नियो लिबरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है, फ्रेडरिक हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फ्रेडरिक हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक ये सभी आपके नियो लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं। अब लिबरलिज्म क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, उदारवाद है जहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में बात होती है कि भाई इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो, इंडिविजुअल को पता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और इससे ही थोड़ा सा आगे करके एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम लेकर आए थे जिसका नाम है आपका नियो लिबरलिज्म, जिसमें फ्रेडरिक हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, एम स्मिथ है, रिकार्डो है या फिर जॉन लॉक है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम स्मिथ जो है इनकी कृति है वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगेन मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से साल में आई है और इसमें इन्होंने क्या बात बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, दृढ़ता है ना, दृढ़ात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म से, उदारवाद लिबरलिज्म से, फासिज्म से या फिर इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक सोशलिज्म वैज्ञानिक समाजवाद से जुड़ा हुआ है। इसका ही दूसरा नाम क्या है, मार्क्सवाद, यानी कि इसको ही हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं। तो चाहे आपसे साइंटिफिक सोशलिज्म पूछ ले, वैज्ञानिक समाजवाद पूछ ले या फिर आपसे मार्क्सिज्म पूछ ले, मार्क्सवाद पूछ ले, दोनों एक ही चीज है। तो आपने देखा होगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स ही करते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से इनका क्या मतलब है, जो भी चीजें इस दुनिया में होती है वो सब चीजें जो है वो भौतिकवादी चीजों की वजह से ही होती है, यानी कि मैटर की वजह से ही होती है। मैटर के वजह से ही आपकी पूरी समाज सोसाइटी जो है वो बनी हुई है। इन्होंने यहाँ पे बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल भी दिया है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर से इनका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि बेस तो आपकी है इकोनॉमी, यानी कि आपका पैसा आपकी भौतिकवादी चीज है। जैसी इकोनॉमी होगी वैसे ही आपका सुपर स्ट्रक्चर यानी कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा। जैसा पैसा है उसके आधार पे ही जैसी भौतिकवादी चीजें हैं उसके आधार पे ही आपका जो सामाजिक चीजें हैं वो भी बनेगी, आपका पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, आपका इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, आपका है ना कल्चरल सिस्टम बनेगा, आपका हिस्टोरिकल सिस्टम बनेगा। जैसी भौतिकवादी चीजें होंगी, जैसा बेस होगा वैसा ही आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा। ये इन्होंने बात करी है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म
नेशनलिज्म है, साइंटिफिक सोशलिज्म से ये जुड़ा हुआ है। इसका ही दूसरा नाम है आपका मार्क्सिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फासिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा फासीवाद का एक विशेषता नहीं है। अब फासीवाद जो है आपके दो टर्म्स होते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात करी है, एक होता है नाजिज्म, एक होता है आपका फासिज्म। ठीक है, नाजिज्म जो है वो कौन लेकर आए थे, नाजिज्म जो है वो आपके हिटलर लेकर आए थे, कहाँ पे, जर्मनी में। लेकिन फासीवाद जो है वो आपका मुसोलिनी लेकर आए थे, कहाँ पे, इटली के अंदर। अब ये नासीवाद और फासीवाद में अंतर क्या होता है, सबसे पहले तो नासीवाद को जर्मनी में आया, नासीवाद जर्मनी में आया था, फासीवाद आपका इटली में आया था। नासीवाद को एडोल्फ हिटलर लेकर आए थे, फासीवाद को मुसोलिनी लेकर आए थे। अब इससे भी बड़ा अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, नासीवाद जो है वो आपका बात करता है कि एक ही क्लास जो है वो होनी चाहिए। अब हिटलर ने क्या करा था, हिटलर कहते थे कि इन्होंने जूस को मरवा दिया था। हिटलर ने बोला था कि सिर्फ एक ही क्लास है जो कि आर्यंस है, आर्यंस को ही जीने का अधिकार है, इसके अलावा और कोई दूसरी क्लास जो है वो नहीं जी सकती है। तो इन्होंने जूस को मरवा भी दिया था जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने तानाशाही यानी कि डिक्टेटर रूल को यहाँ पे है ना, डिक्टेटरशिप रूल को यहाँ पे अपनाया था। दूसरी जगह है आपका फासिज्म यानी कि फासीवाद। फासीवाद जो है वो आपका मुसोलिनी लेकर आया था इटली के अंदर। अब ये भी आपका एक डिक्टेटरशिप का रूल ही है, ये भी आपका एक तानाशाही का ही रूल है, पर इसका और है ना नासिज्म का अंतर क्या है। फासीवाद जो है वो क्या बात करता है, फासीवाद जो है वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। जो आपका मुसोलिनी है उसने कहा है कि इटली के लिए काम करो, इटली के लिए काम करो, नेशनलिज्म लेकर आओ, राष्ट्रवाद लेकर आओ, राष्ट्रवाद की भावनाएं लेकर आओ। तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लिए आया है आपका फासिज्म, और सिर्फ एक ही क्लास होनी चाहिए उसके लिए आया है आपका नाजिज्म। ठीक है, और बाकी ये कहाँ पे आए हैं, कौन इसको लेकर आया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पर इसके बीच में मेन अंतर क्या है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, दोनों ही आपकी डिक्टेटरशिप का रूल ही है, यानी कि दोनों ही आपकी तानाशाही रूल की बात करते हैं। दोनों में ही आपका तानाशाही, आपको है ना तानाशाही की झलक देखने को मिलेगी, और दोनों ही आपके टोटलिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा फासीवाद की विशेषता नहीं है। बिलीफ इन द डिक्टेटरशिप ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करते हैं, अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करते हैं, इंटरनेशनलिज्म को है ना ऑपोजिशन करते हैं, डिस्ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास रखते हैं, या फिर व्यक्तिवादी में विश्वास रखते हैं, बिलीफ इन इंडिविजुअलिज्म। तो आपको यहाँ पे बताना है कि फासीवाद का विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो फासीवाद की विशेषता इनमें से ऑप्शन नंबर डी नहीं है। व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं, इंडिविजुअलिज्म में विश्वास रखते हैं, ऐसा कथन बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। इंटरनेशनलिज्म यानी कि अंतरराष्ट्रीयवाद को है ना विरोध करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। डिक्टेटरशिप तानाशाही में विश्वास रखते हैं, अभी मैंने आपको बताया दोनों जगह ही आपका तानाशाही की झलक आपको देखने को मिलेगी, नाजीवाद में भी और फासीवाद में भी। और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास रखते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, लोकतांत्रिक कैसे होगा, ये तो तानाशाही है। तो तीनों ही कथन आपके सही है, पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि ये विश्व है ना व्यक्तिवाद में, इंडिविजुअलिज्म में बिलीफ नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि कौन सी है। माइनॉरिटी के राइट्स को दिखाने के लिए या फिर माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कौन सा है। क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर आपका लिस्ट सिस्टम। आपको बताना है कि जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का सही तरीका कौन सा है, उनको रिप्रेजेंट करने का इनमें से सही तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी लिस्ट सूची जो है, सूची प्रणाली जो है, लिस्ट सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर है, जिसके माध्यम से हम अल्पसंख्यकों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टायरानी ऑफ मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी, ये जो है वो किसने कहा है। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित करी है। टी.एच. ग्रीन ने, जे.एस. मिल ने, थॉमस पेन ने, या फिर टॉक्यूविले ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी जे.एस. मिल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जे.एस. मिल जो है वो टायरानी ऑफ मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर तो आपको चलो है ना ऑप्शन नंबर बी बताया हुआ है, लेकिन टॉक्यूविले जो है सबसे पहले टायरानी ऑफ मेजॉरिटी इन डेमोक्रेसी की बात टॉक्यूविले ने करी थी। टॉक्यूविले को देख के ही जे.एस. मिल ने भी टायरानी ऑफ मेजॉरिटी की बात करी थी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसका तो आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मान सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, अधिनायक तंत्र का विलोम क्या है। डेमोक्रेसी, आइडियलिज्म, कम्युनिज्म, या फिर प्रेगमेटिज्म। लोकतंत्र, आदर्शवाद, साम्यवाद, या फिर व्यवहारवाद। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर है। अथॉरिटेरियन यानी कि अधिनायक तंत्र, जहाँ पे एक ही तानाशाही वही चलेगी, एक का ही रूल चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जहाँ पे जनता का राज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है,
डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है? बहुत ही बच्चों वाला सवाल आपसे पूछ लिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये परिभाषा जो है वो कौन से विचारक ने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है, आपका डॉक्टर बेनी प्रसाद ने दी है, आपका है ना गिन्सबर्ग ने दी है, या फिर गार्डनर ने दी है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे 5th 6th में तो नहीं, पर 7th 8th 9th क्लास में ये डेफिनेशन जो है वो डेमोक्रेसी के चैप्टर में सबसे पहले लिखी हुई आती थी, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, और वो किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल पार्टी सिस्टम फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए इनमें से सबसे सर्वाधिक सुटेबल पार्टी सिस्टम कौन सा है? संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए? सिंगल पार्टी सिस्टम, एकल है ना दलीय व्यवस्था, एक प्रधान दल व्यवस्था यानी कि सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम, या फिर द्विदलीय व्यवस्था टू पार्टी सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, टू पार्टी सिस्टम यानी कि दलीय व्यवस्था। आपके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है उसमें दलीय व्यवस्था या फिर आपकी है ना मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है। अभी हमारा जो इंडिया है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलती है, लेकिन पर है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी हो, ऐसा राज्य जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर, ठीक है, आपका सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी होता है। जैसे कि हम बात करें कि भाई है ना पहले क्या होता था, है ना मतलब पहले मतलब है ना जब बीजेपी और बाकी अलग अलग पार्टीज इंडिया में नहीं आई थी, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी जो इंडिया के अंदर डोमिनेट करती थी, वो कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो इस तरीके से आपका सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी हो सकता है। एक आपका बहुदलीय व्यवस्था भी होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है, जैसे कि इंडिया है, काफ़ी सारी पार्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और द्विदलीय व्यवस्था जो है, टू पार्टी सिस्टम जो है वो कहाँ पे है? यूएस यूके में आपको दो पार्टियां जो है वो देखने को मिलेगी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दो पार्टीज है आपकी यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जहाँ पे जैसी दलीय व्यवस्था होती है उसको उस नाम से जानते हैं। तो आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है? लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ये कथन किसका है? कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन किसका है? जॉन लॉक का है, रूसो का है, जॉन ऑस्टिन का है, या फिर आपका गार्डनर का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का है कि भाई कानून संप्रभु की आज्ञा है, लॉ क्या है? कमांड ऑफ सॉवरेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर 86th अमेंडमेंट, यानी कि भारत के संविधान में 86 संवैधानिक संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? तो सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं थे। ठीक है, इसको हमने बाद में ऐड करा है। 42nd अमेंडमेंट हम लेकर आए थे 1976 में, उसके तहत हमने हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा है। जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा था तो इसमें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इसको बनाने के लिए। और जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट से ऐड करा था हमारे संविधान में, तो हमने एक नया भाग जोड़ा था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका भाग 4th A। ठीक है, आर्टिकल है ना पार्ट 3rd में तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4th के अंदर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं, और पार्ट 4th A हमने नया भाग जोड़ा था जिसका नाम रखा हमने है ना भाग 4th A, और जिसके अंदर आर्टिकल आता है आपका 51A। ठीक है, 51 तक तो आपके कौन से थे? आपके DPSP दे रखे हैं, और 51A के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया था। तो एक नया भाग जोड़ा, एक नया अनुच्छेद जोड़ा, जिसके तहत हम है ना मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आए थे। अब 42nd अमेंडमेंट से लेकर आए थे 1976 में, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर आए थे तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, फिर हमने क्या करा? 86th अमेंडमेंट करा। कौन से साल में करा था? 2002 के अंदर करा था। 2002 में हमने वापस से एक संशोधन करा, वो कौन सा था? 86th अमेंडमेंट था, 86th वाला संशोधन था जो कि 2000 के अंदर करा गया था, और इसमें हमने एक और मौलिक कर्तव्य, एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ लिया था। तो टोटल आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए थे, टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। तो यही आपसे पूछा है कि भाई 86th संशोधन के बाद में कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास में? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आज तक हमारे पास में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पर जब संविधान बना था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, बाद में इसको ऐड करा गया, और बाद में फिर एक और संशोधन लेकर आए जिसके तहत हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास में है। अब ये जो 11वीं ड्यूटी है जो हमने 2002 में ऐड करी थी वो कौन सी थी? उसमें बताया हुआ है कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं, सभी पेरेंट्स की और सभी गार्जियंस की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें। ये है ना फंडामेंटल ड्यूटी, ये मौलिक कर्तव्य जो है वो हमने
86 अमेंडमेंट 2002 के तहत में जोड़ा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किसके लिए बनाए हुए हैं, वो सिटीजन्स के लिए है या फिर वो पर्सन्स के लिए है। अब सिटीजन और पर्सन का क्या मतलब है भाई मैडम? सिटीजन का मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं वो, और पर्सन यानी कि सभी व्यक्ति, चाहे वो भारत के नागरिक हैं चाहे वो भारत के नागरिक नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास में इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है, लेकिन सपोज कोई बाहर से घूमने के लिए आया है यहाँ पे, जो किसी दूसरे कंट्री का है, दूसरी है ना कंट्री की नागरिकता है, पर इंडिया में वो घूमने के लिए आया है, तो वो क्या होगा? वो सिटीजन नहीं होगा, उसको हम पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आपकी मौलिक कर्तव्य है वो सिटीजन्स के लिए है या फिर वो आपका पर्सन्स के लिए है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके सिटीजन्स के लिए है, यानी कि आपके जो है ना इंडिया के जो नागरिक हैं सिर्फ और सिर्फ उन नागरिकों को ही मौलिक कर्तव्य का कहना पालन करना है, पर्सन्स को नहीं करना है। इसका क्या मतलब हुआ मैडम? जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो आपके भाग 3 में दिए हुए हैं, वो तो आपके चाहे सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, चाहे भारत के नागरिक है चाहे भारत के नागरिक नहीं है, सभी के लिए वो अधिकार दिए हुए हैं। कुछ कुछ अधिकार हैं, जैसे आपका आर्टिकल हो सकता है ना, आर्टिकल 15, 16 है ना, 29, 30, ऐसे आर्टिकल्स जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखे हैं। 5 से 7 आर्टिकल्स है ना, 5 से 7 मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखे हैं, पर बाकी जितने भी अधिकार हैं वो सारे लोगों को दे रखे हैं, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो नागरिक ना हो। लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए ही है, जो नागरिक नहीं है उनके लिए नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब है कि अधिकार तो आप सबको दे रहे हो, लेकिन कर्तव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए ही है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, तो मेहमान जो है वो 2 दिन के लिए आते हैं या फिर 4 दिन के लिए आते हैं, तो घर को साफ रखना, घर को है ना नीट एंड क्लीन रखना, घर में सारी चीज़ें जो है वो एकदम सही ढंग से हो, सारी फैसिलिटीज़ रखना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस घर में रहने वाले लोगों की होती है, ना कि वो बाहर से जो मेहमान आए हैं उनकी होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य में क्या बताया हुआ है? हमको जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हमको क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करनी है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारी ड्यूटी है। हम इस देश के नागरिक हैं, यानी कि ये देश हमारा घर है, और इस घर के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सदस्य हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है। जो सदस्य नहीं है, यानी कि जो बाहर से आए हैं, वो तो एक मेहमान है, वो तो कुछ दिनों में मेहमान की तरह घूम के वापस चले जाएंगे। तो मेहमानों की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने घर के लिए काम करे। जो इस घर के नागरिक हैं, जो इस देश के सदस्य हैं, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने देश के लिए काम करे। तो इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ है ना जो नागरिक हैं भारत के, उनको दे रखे हैं। पर मौलिक अधिकार जो है वो जो नागरिक है या फिर नागरिक नहीं है, दोनों को दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, घूमने का अधिकार तो सबको है, पर साफ सफाई रखने की ड्यूटी जो है, घर में सही रखने का ड्यूटी जो है, घर को है ना सही तरीके से संभालने की ड्यूटी जो है, वो घर के नागरिकों की है, वो मेहमानों की नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो है वो नागरिक को कौन से दे रखे हैं, और जो नागरिक हैं, जो गैर नागरिक हैं, वो किसको दे रखे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास में टोटल 11 है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास है, जहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करा, 15 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करवा के यहाँ पे बताऊँ, ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से आपका सारा रिविजन जो है वो हो जाए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन या फिर क्लास से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।